नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है बड़े सपनों का बड़ा जादू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण दिया जाएगा। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विफलता विकार एक्सक्यूसाइटिस का इलाज करें। सफलता के बारे में सोचते समय आपका मुख्य विषय लोग होंगे। लोगों का अध्ययन करें। लोगों का गहन अध्ययन करके सफलता का सूत्र खोजें, उसे वास्तविक जीवन में लागू करें। ये काम तुरंत शुरू करें। अगर आप लोगों का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि असफल लोग एक भयानक बीमारी से पीड़ित हैं। उस विकार का नाम एक्सक्यूसाइटिस है, और अधिकांश आमों की भीड़ में इस रोग के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं। ध्यान दें, यह विशिष्टता एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच मुख्य अंतर है। आप पाएंगे कि जितने अधिक सफल लोग होते हैं, वे उतने ही कम बहाने दिखाते हैं। एक आदमी जो कभी कहीं नहीं पहुंचा, जिसके पास जीवन में आगे बढ़ने की कोई योजना नहीं है, वह हजारों बहाने बनाता है। जिन लोगों ने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है, वे दूसरों को समझाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, वे क्यों नहीं कर पाते, वे क्यों नहीं कर सकते और वे क्यों नहीं कर पाते। यदि आप एक सफल व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करें तो आप देखेंगे, वह बाकी आम लोगों की तरह कई बहाने बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं किसी ऐसे सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सैन्य अधिकारी, सेल्समैन, सुविधा विशेषज्ञ या अन्य क्षेत्रों के नेता से कभी नहीं मिला या सुना हूं जिनके पास बहाने की कमी हो। रूजवेल्ट अपनी निष्क्रियता को क्षमा कर सकता था। ट्रूमैन कॉलेज शिक्षा की कमी को विफलता का कारण कह सकते थे। कैनेडी कह सकते थे, मैं इतनी कम उम्र में राष्ट्रपति कैसे बन सकता हूं। जॉनसन और आइजनहावर हृदय रोग का बहाना बना सकते थे। किसी भी अन्य बीमारी की तरह अगर ठीक से इलाज न किया जाए तो एक्सक्यूसाइटिस खतरनाक हो सकता है। बीमार व्यक्ति की सोच कुछ इस प्रकार होती है, मैं उतना सफल नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। मेरी असफलता का बहाना क्या है? खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, बुढ़ापा, बहुत छोटा, दुर्भाग्य, व्यक्तिगत दुर्भाग्य, पत्नी, अच्छा नहीं, पारिवारिक दोष। बहाना विकार से ग्रस्त व्यक्ति एक अच्छा बहाना ढूंढता है और उसे एक हथियार के रूप में उपयोग करता है। फिर वह अपनी असमर्थता समझाने के लिए स्वयं और दूसरों के सामने वे बहाने बनाता है। जब भी यह बीमार व्यक्ति कोई बहाना बनाता है, बहाना उसके अवचेतन मन में गहराई तक समा जाता है। किसी भी प्रकार का विचार, चाहे वह रचनात्मक हो या निराशाजनक, बार बार दोहराए जाने से मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक्सक्यूसाइटिस से पीड़ित रोगी को शुरू में ही समझ में आ जाता है कि वह किन कारणों के बारे में बात कर रहा है। वह बहाना बिल्कुल भी सच नहीं है। हालांकि जब भी वह ये बहाना बनाता है, जितना अधिक ये दोहराया जाता है, यह उतना ही अधिक दृढ़ होता जाता है। उसकी असफलता का मूल कारण, वह बहाना सच है, वह बहाना सच है। इसलिए पहला कदम यह है कि अपनी सोच को सही करने और सफलता की राह पर लाने के लिए असफलता सिंड्रोम से खुद को बचाएं। हालांकि बहाने कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रसिद्ध बहाने हैं स्वास्थ्य संबंधी बहाने, बौद्धिक बहाने, उम्र के बहाने और निश्चित रूप से भाग्य के बहाने। आइए अब देखते हैं कि इन जानी मानी बीमारियों से खुद को कैसे बचाया जाए। 4 प्रसिद्ध अपवाद। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी बहानों में हमेशा से परिचित, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, या विशेष रूप से मुझे ये शारीरिक समस्या है, शामिल है। जब कोई व्यक्ति जीवन में वह नहीं करना चाहता जो वह करना चाहता है, अधिक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सफलता नहीं मिलती तो शरीर अच्छा नहीं है का बहाना कई तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हजारों लोग स्वास्थ्य एक्सक्यूसाइटिस से पीड़ित हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या ये वास्तविक कारण है? इसके बारे में सोचें। यहाँ तक कि सफल लोग भी स्वास्थ्य को एक बहाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। मेरे डॉक्टर मित्र कहते हैं, वयस्क पूर्णतः स्वस्थ लोग होते हैं। खोजना असंभव है। हर कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। कई लोग आंशिक रूप से जाते हैं।
अन्यथा इस स्वास्थ्य एक्सीडाइटिस का सहारा लें। सफलता में रुचि रखने वाले बहुत से लोग हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं करते हैं। एक दोपहर की 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्वास्थ्य के प्रति गलत और सही नजरिया क्या है। अभी अभी क्लीवलैंड में एक भाषण समाप्त किया। लगभग 30 वर्ष के एक सज्जन आगे आए। वे मुझसे अलग से कुछ बातें करना चाहते थे। उन्होंने मेरे भाषण की उत्साहपूर्वक प्रशंसा की और कहा, लेकिन आपकी बातें मेरे मामले में काम नहीं करेंगी। वह कहने लगे, दरअसल मैं दिल का मरीज हूं, मुझे समझकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि 4 डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद किसी को भी समस्या का पता नहीं चला। तो उन्होंने मुझसे सलाह मांगी। मैंने उत्तर दिया, देखिए, मैं हृदय के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक आम आदमी के रूप में मैं 3 सुझाव दे सकता हूं जो मैं स्वयं करता। सबसे पहले, शहर के सर्वश्रेष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलें और उसके निर्णय को अंतिम मानें। आपने दिखाया है 4 डॉक्टर, उनमें से किसी में भी कोई असामान्यता नहीं पाई गई। अब 5वें डॉक्टर के निदान को स्वीकार करें, लेकिन आप जल्द ही वास्तव में बीमार हो जाएंगे। दूसरा सुझाव है डॉक्टर शिगुलर की प्रसिद्ध पुस्तक वर्ष में 365 दिन कैसे जिएं पढ़ें। इस पुस्तक में डॉक्टर शिशुलर ने कहा, अस्पताल में 4 में से 3 महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हैं। जरा सोचिए, 4 में से 3 लोग पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे यदि वे केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। डॉक्टर शिशुलर की किताब पढ़ें और सीखें कि भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। तीसरा, मरने से पहले मत मरो। मेरे एक वकील मित्र, जो कई वर्ष पहले तपेदिक से पीड़ित थे, ने मुझे कुछ अच्छी सलाह दी थी, जिसे मैंने इस पीड़ित सज्जन को बता दिया। मेरे वकील मित्र को पता था कि उन्हें नियंत्रित जीवन जीना होगा, लेकिन ये कभी भी उनके कानून अभ्यास, अच्छे पारिवारिक जीवन और जीवन का आनंद लेने के रास्ते में नहीं आया। मेरा वह मित्र, जो अब 78 वर्ष का है, कहता है कि उसका जीवन दर्शन है, मैं मरने तक जीवित रहूंगा। मैं जीवन और मृत्यु को भ्रमित नहीं करूंगा। जब तक मैं इस दुनिया में हूं, मैं जीना चाहता हूं। आधा मरा हुआ क्यों जीना? डॉन, मृत्यु के भय में 1 मिनट भी न बिताएं। इसका मतलब है कि जिस क्षण वह मर जाता है, उस क्षण वह जीवित नहीं रहता। तब मुझे विमान पकड़ने की जल्दी थी, मुझे डेट्रॉइट के लिए निकलना था। हवाई जहाज पर मेरा दूसरा सबसे मधुर अनुभव ये था। विमान के उड़ान भरने के बाद मैं टिक टिक की आवाज से चौंक गया। मैंने अपने बगल वाले सज्जन की ओर देखा, आवाज शायद उसी दिशा से आ रही थी। खुशी से मुस्कुराते हुए सज्जन ने कहा, डरो मत, यह कोई बम नहीं है, यह मेरे दिल की आवाज है। मैं सुनकर हैरान रह गया, तो उन्होंने बात बताई। 21 दिन ऑपरेशन से पहले उनकी छाती पर एक प्लास्टिक बैरियर लगाया गया था। उन्होंने कहा, जब तक इस कृत्रिम गर्भ के चारों ओर नई कोशिकाएं नहीं बन जाती, यानी टीटी शब्द सुनाई देता रहेगा। मुझे नहीं पता कि वह क्या करने जा रहा है। मैं सरकारी नौकरी में शामिल होना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधान रहना होगा, फिर मैं बिल्कुल नया व्यक्ति बन जाऊंगा। कुछ महीने। तो स्वास्थ्य समस्याओं को खत्म करने के 2 तरीके हैं। पहला, व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में निश्चित नहीं है लेकिन वह निराशाजनक रूप से चिंतित है, ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जीवन विफल होने वाला है, कि उसके लिए प्रगति करना असंभव है। दूसरा, व्यक्ति कठिन ऑपरेशन के बाद आशावादी है, जीवन में कुछ करना चाहता है। स्वास्थ्य के प्रति उनके दृष्टिकोण में यह एक बड़ा अंतर है। मुझे स्वास्थ्य विशिष्टता का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ है। मैं मधुमेह रोगी हूँ। इस रोग का पता चलने के बाद, अर्थात लगभग 5000 वर्ष पूर्व, हाइपोडर्मिक मुझे चेतावनी दी गई थी। हालांकि मधुमेह एक शारीरिक समस्या है, लेकिन इस रोग के प्रति निराशावादी रवैया बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे, उतना ही अधिक आप खतरे में हैं। स्वाभाविक रूप से, बीमारी का पता चलने के बाद मैं कई मधुमेह रोगियों के संपर्क में आया। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। हालांकि एक मरीज को डायबिटीज है, फिर भी वह लगभग आधा मर चुका है। मौसम बदलने के डर से वह लगभग हर समय खुद को ढक कर रखता है। संक्रमण के डर से वह ठंड का जरा सा संकेत मिलते ही वहां से भाग जाता है। वह अधिक काम के डर से काम नहीं करता। क्या होगा इसके बारे में चिंता करने से बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है।
उनकी समस्या भयानक है और दूसरों को असहज कर देती है। इन जनाब की असली बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, वह एक सिक्यूसाइटिस से पीड़ित हैं। बीमारी पर पछतावा करके उसने खुद को थका लिया है। एक अन्य उदाहरण एक बड़े प्रकाशन गृह के विभाग प्रबंधक का है। इसका रोग सचमुच कठिन एवं असाध्य है। इस तथ्य के बावजूद कि वह उपरोक्त सज्जन की तुलना में 30 गुना अधिक इंसुलिन लेते हैं, बीमारी उन्हें पकड़ नहीं पाती है। वह काम का आनंद लेने के लिए जीता है। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, यह एक असुविधा है, शेविंग करना कष्टप्रद है। इसलिए मैं बैठकर चिंता नहीं करूंगा। हर बार जब मैं इंसुलिन लेता हूं, तो मैं इंसुलिन के आविष्कारक को धन्यवाद देता हूं। मेरा एक प्रिय मित्र, एक प्रसिद्ध कॉलेज प्रोफेसर 1945 में यूरोप से एक कटे हुए अंग के साथ लौटा था। एक हाथ न होने के बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता है, परोपकारी है, उतना ही आशावादी है जितना कि मैं जानता हूं कि कोई भी अन्य आशावादी है। हमने एक बार उनकी शारीरिक विकलांगता के बारे में लंबी चर्चा की थी। ये केवल एक हाथ है, उन्होंने कहा, निश्चित रूप से 2 एक से बेहतर हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ ही काट दिया। मेरा उत्तेजना अभी भी 100% पर है, इसलिए मैं आभारी हूँ। मेरा एक और विकलांग मित्र एक कुशल गोल्फ खिलाड़ी है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल लेता है। कई गोल्फ खिलाड़ी दोनों हाथों से उतना अच्छा नहीं खेल सकते। उन्होंने उत्तर दिया, मेरे अनुभव में एक हाथ और सही रवैया किसी भी 2 हाथ वाले ज़मीनी सोच वाले व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। विचार करें कि एक हाथ भी आसानी से 2 हाथों को हरा सकता है, और न केवल गोल्फ कोर्स पर बल्कि वास्तविक जीवन में भी गलत रवैया अपना सकता है। स्वास्थ्य एक्सरसाइटिस को ठीक करने के 4 तरीके। स्वास्थ्य एक्सरसाइटिस को ठीक करने के 4 इष्टतम उपचार हैं। 1. कभी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा न करें। बीमारी के संबंध में, भले ही यह छोटी सी सर्दी खांसी ही क्यों न हो, जितना अधिक आप इसके बारे में चर्चा करते हैं, यह उतना ही गंभीर होता जाता है। बीमारी के बारे में बात करना खरपतवार में खाद डालने जैसा है। इसके अलावा किसी के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना एक बुरी आदत है। इसे लेकर लोग परेशान हैं। लोग आत्मकेंद्रित, पुराने जमाने के लगते हैं। सफल लोग स्वाभाविक रूप से अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं और उनसे बचते हैं। हो सकता है मैं शायद शब्द का उपयोग करता हूं, आपको थोड़ी सहानुभूति मिलेगी, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करता जो हर समय सिर्फ शिकायत करता है। 2. स्वास्थ्य संबंधी चिंता बिल्कुल न करें। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक के माननीय सलाहकार डॉक्टर वाल्टर अल्वारेज लिखते हैं, मैं हमेशा चिंतित लोगों को अपने विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए कहता हूं। उदाहरण के लिए, एक सज्जन मुझसे मिलने आए, उन्हें विश्वास था कि उनके अंडकोश रोगग्रस्त थे। हालांकि 8 अलग अलग एक्सरे ने उनके दृढ़ विश्वास को गलत साबित कर दिया था। मैंने उनसे पूछा, अंडकोश का और एक्सरे न करें। मैं हृदय के प्रति जागरूक हजारों लोगों के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करने से मना करता हूं। 3. ईमानदारी से आभारी रहें कि आप जैसे भी हैं ठीक हैं। एक पुरानी कहावत याद आ गई, किसी के फटे जूते देखकर दुख होता था। एक दिन मैंने एक बिना पैरों वाला आदमी देखा। बीमार महसूस करने के बारे में शिकायत करना बंद करें, आप जैसे हैं वैसे ही खुश रहें। आपके स्वास्थ्य की यह अच्छी समझ आपको नए दर्द और तकलीफों और सच्ची बीमारी से सुरक्षित रखेगी। 4. अपने आप को बार बार याद दिलाएं, जंग लगने से सड़ जाना बेहतर है। जिंदगी आपकी है, इसे बर्बाद मत करो, अस्पताल के बिस्तर पर रहना मत भूलो। 5. लेकिन सफल होने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। मैं मूर्ख हूँ, विफलता का एक बहुत ही सामान्य कारण है। ऐसा माना जाता है कि हम में से लगभग 15% कम या ज्यादा 5 कुंवारियों से चुपचाप पीड़ित होते हैं। बहुत कम लोग सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि उनमें बुद्धि नहीं है, वे मूर्ख हैं। ये भावना मन की गहराइयों में छुपी होती है। जब सामान्य ज्ञान की बात आती है तो 2 बड़ी गलतियां हम में से अधिकांश लोग करते हैं। 1. हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं। 2. लेकिन मैं दूसरे लोगों की बुद्धिमत्ता को अधिक महत्व देता हूं। कई लोग इस गलती से खुद को धोखा दे बैठते हैं। वे कठिन चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं, क्योंकि बुद्धि चाहिए। इस बीच
जो आदमी अपनी बुद्धि की इतनी परवाह नहीं करता, उसे नौकरी मिल जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बुद्धि है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने अंतर्ज्ञान का कितनी अच्छी तरह उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि को नियंत्रित करने वाला सोचने का तरीका आपकी बुद्धि की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार फिर, वह विचार जो आपकी बुद्धि को निर्देशित करता है वह आपकी बुद्धि की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। देश के एक पारंपरिक वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर से एक बार पूछा गया था, क्या आपका बच्चा वैज्ञानिक बनेगा? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बच्चे के लिए बिजली की तेज सोच, चमत्कारी स्मृति या स्कूल में सर्वोत्तम ग्रेड वाला वैज्ञानिक होना आवश्यक नहीं है। बात यह है कि मायने ये रखता है कि बच्चे की विज्ञान में रुचि है या नहीं। तो विज्ञान जैसे विषय में जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है रुचि, स्वाद। 100 के आईक्यू वाला व्यक्ति 120 के आईक्यू वाले व्यक्ति से अधिक कमाएगा, अधिक सम्मान प्राप्त करेगा और जीवन में अधिक सफल होगा यदि उसके पास सही, आशावादी दृष्टिकोण और सहकारी मानसिकता है। कार्य चाहे वह दैनिक गतिविधि हो या कोई विशेष कार्य या परियोजना, कार्य को लगन से पूरा करना आलसी बुद्धि की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक है। आलसी बुद्धि महान है लेकिन प्रभावी नहीं है। उत्तरजीविता 95% शक्ति है। पिछले साल मेरी मुलाकात एक कॉलेज मित्र से हुई। हम लगभग 10 साल बाद मिले। चक एक मेधावी छात्र था जिसने सम्मान के साथ स्नातक की डिग्री अर्जित की। जब हम पहले मिले तो उन्होंने कहा कि वह पश्चिमी नेब्रास्का में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो मैं पहिए से पूछता हूँ, आखिरकार व्यवसाय क्या कर रहा है? व्यवसाय में, लेकिन अपने लिए नहीं, उन्होंने स्वीकार किया। 5 साल, यहाँ तक कि 1 साल पहले भी, मैं शायद इसके बारे में किसी से बात नहीं करता, लेकिन अब मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अपने कॉलेज के दिनों को याद करता हूँ। मैं इस विचार को समझता हूँ कि व्यवसाय की विफलता अपरिहार्य है। सबसे दुखद बात यह है कि हाई स्कूल में मेरे कई दोस्त, जिन्हें शायद व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वे कॉलेज भी नहीं गए थे, आज अपने स्वयं के व्यवसाय में अच्छी तरह से स्थापित हैं। और मुझे देखो, अभी भी काम कर रहे हैं। माल की गिनती जारी है। जहाज। छोटे व्यवसाय सफल क्यों नहीं हो सकते? यदि मैंने इसके बारे में इतनी मोटी गणना नहीं की होती, तो शायद अब तक मेरी स्थिति में काफी सुधार हो गया होता। चक की बुद्धि को नियंत्रित करने वाले विचारों ने उसके पास मौजूद बुद्धि की मात्रा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ बहुत बुद्धिमान लोग जीवन में सफल क्यों नहीं होते? मैं इस सज्जन को कई वर्षों से जानता हूँ। वह बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। यह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान व्यक्ति वास्तविक जीवन में पूरी तरह असफल है। वह सामान्य नौकरियां नहीं करता क्योंकि वह बड़ी जिम्मेदारियां लेने से डरता है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, कई शादियां तलाक में समाप्त हुईं। उनके मित्रों की संख्या नगण्य है, उन्हें बहुत से लोग पसंद नहीं हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी रियल एस्टेट में निवेश नहीं किया है क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। सज्जन सफलता का रास्ता खोजने के बजाय वह असफलता का सबूत खोजने के लिए अपनी असाधारण बुद्धि का उपयोग करता है। दिशा उसकी बुद्धि को गैर धार्मिक लेकिन सोचने का निर्देश देती है, इसलिए उसकी भागीदारी नगण्य है। वह कुछ भी नहीं बना सकता है। यदि वह अपना दृष्टिकोण बदल सके तो वह बहुत सफल होगा। उसमें सफल होने की भावना तो है, लेकिन सोचने की शक्ति सही नहीं है। एक और सज्जन, जिन्हें मैं जानता हूँ, प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद सेना में शामिल हो गए। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 3 साल तक सैन्य सेवा में क्या किया? वह अधिकारी नहीं बन सका। वह कार्मिक विशेषज्ञ नहीं थे। उन्होंने केवल 3 साल तक ट्रक चलाए। क्यों? अपने साथी सैनिकों के प्रति उनके अहंकार के कारण। मैं उनसे बेहतर हूँ। सैन्य तरीकों और प्रक्रियाओं के प्रति उनका रवैया, वे मूर्खतापूर्ण हैं। अनुशासन के प्रति उनका रवैया, उनमें से बाकी लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, सब कुछ, यहाँ तक कि अपने प्रति उसका व्यवहार। मैं तो अभौतिक हूँ, अभी तक यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिला। किसी ने उनका आदर नहीं किया, उनकी बौद्धिक संपदा सुप्त पड़ी रही। इसके गैर धार्मिक रवैये ने इसे असफल बना दिया।
याद रखें, आप कितने बुद्धिमान हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप उस बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। विश्वविद्यालय PhD सफलता के इस बुनियादी नियम को डिग्रियां भी नहीं तोड़ सकती। कई साल पहले मैं फिल एफ के साथ घनिष्ठ मित्र बन गया। वह एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी का कर्मचारी था। फिल उस संगठन से संबंधित था। वह अपने ही काम में लगा हुआ था। क्या फिल सुपर स्मार्ट था? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि शोध पद्धति भी उन्हें ठीक से मालूम नहीं थी। सांख्यिकी के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह कॉलेज भी नहीं गए, हालांकि उनके सभी अधीनस्थ स्नातक थे। फिल ने कभी भी शोध की व्यावहारिकताओं के बारे में जानकार होने का दिखावा करने की कोशिश नहीं की। तो वह प्रति वर्ष $30,000 कैसे कमा सकता था, जबकि उसका कोई भी अधीनस्थ प्रति वर्ष 110,000 नहीं कमा सकता था? कारण, फिल एक मानव इंजीनियर था। 100% आशावादी। फिल जब भी कोई निराश होता था तो वह प्रोत्साहन से भरा रहता था। उन्हें देखकर हर कोई प्रोत्साहित हुआ। फिल मैनचिंट्रा को पता था कि एक आदमी को क्या चीज़ प्रभावित करती है, इसलिए वह सभी को पसंद आया। बुद्धिमत्ता नहीं, फिल की बुद्धिमत्ता प्रदान करने की पद्धति ने उसे कंपनी के लिए अपने से 3 गुना अधिक IQ वाले लोगों की तुलना में अधिक मूल्यवान बना दिया। यदि 100 लोगों को कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है तो उनमें से केवल 50 ही स्नातक हो पाते हैं। दिलचस्प है, एक बड़े विश्वविद्यालय के प्रवेश निदेशक से इसका कारण जानने को कहा। उन्होंने कहा, ये बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं है। अगर वे बुद्धिमान और सक्षम नहीं होते तो हम उन्हें प्रवेश नहीं देते। यहाँ पैसा भी कोई भूमिका नहीं निभाता है। आजकल कोई भी कॉलेज का खर्च उठा सकता है। असली कारण रवैया है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि कितने युवा हैं लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर पसंद नहीं है, उनके आवश्यक विषय पसंद नहीं हैं, सहपाठी नापसंद हैं। इस गैर धार्मिक निराशावादी सोच के कारण कई निचले स्तर के कर्मचारी कभी भी वरिष्ठ प्रबंधक की सीट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे हजारों युवा कार्यकर्ता हैं जो निराश हैं, लेकिन बुद्धि की कमी नहीं है। एक कर्मचारी ने मुझसे कहा, बहुत कम युवाओं को मूर्खता के कारण अस्वीकार किया जाता है, लगभग हमेशा अस्वीकृति का असली कारण रवैया होता है। एक बार मैंने एक बीमा कंपनी के साथ काम किया। उनके शीर्ष 25% एजेंट 75% से अधिक बीमा बेच रहे थे, जबकि निचले 25% एजेंट कुल बिक्री का केवल 5% बेच रहे थे। मुझसे ये पता लगाने के लिए कहा गया था कि ऐसा क्यों है। हजारों कर्मचारी फाइलों की जांच की जाती है। अध्ययन में पाया गया कि उनकी सामान्य बुद्धि में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। शिक्षा में अंतर भी उपलब्धि में अंतर का कारण नहीं बनता। 2 अत्यधिक सफल और असफल टीमों के बीच एकमात्र अंतर परिप्रेक्ष्य में अंतर, यानी सोच में अंतर था। वरिष्ठ कम चिंतित, अधिक उत्साही और लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले थे। सामान्य भावना को बदलना अच्छा नहीं है, लेकिन विकास को कैसे लागू किया जाता है, इसे निश्चित रूप से बदला जा सकता है। सही ढंग से लागू करने पर ज्ञान शक्ति बन जाता है। ज्ञान के बारे में कुछ गलतफहमियां बौद्धिक विशिष्टता से जुड़ी हैं। ये लगभग कहा जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। यदि ज्ञान की शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सके। आइंस्टीन से एक बार पूछा गया था कि 1 मील में कितने फीट होते हैं। आइंस्टीन ने उत्तर दिया, मैं नहीं कह सकता। जो जानकारी किसी भी संदर्भ पुस्तक में 2 मिनट में पाई जा सकती है, उसे याद रखने की जरूरत है। क्या आइंस्टाइन ने सिखाई ये एक अजीब बात? उसने सोचा जानकारी संग्रहित करने के बजाय मस्तिष्क को सोचने में लगाना बेहतर है। हेनरी फोर्ड एक बार शिकागो ट्रिब्यून के साथ कानूनी लड़ाई में पड़ गए। ट्रिब्यून ने फोर्ड को बेवकूफ, आदरणीय श्रीमान फोर्ड कहा। बोले, साबित करो। ट्रिब्यून ने उनसे कई सरल प्रश्न पूछे, जैसे क्रांतिकारी युद्ध कब हुआ, और दूसरे। चूंकि फोर्ड का दर्शन उतना महान नहीं था कि अधिकांश को उत्तर दिया जा सके। कुड नोट। अंत में वे झुंझलाए और बोले, मैं इन प्रश्नों का उत्तर तो नहीं जानता, परंतु मैं 5 मिनट में एक ऐसा आदमी तैयार कर सकता हूं जो सबका उत्तर दिया जाएगा। हेनरी फोर्ड को अनावश्यक जानकारी एकत्र करने में कोई रुचि नहीं थी। वह जानता था कि अच्छे कार्य प्रबंधक क्या जानते थे।
दिमाग को जानकारी से उलझाए बिना जानकारी प्राप्त करने की क्षमता में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। सूचना संपन्न लोगों का क्या मूल्य है? मैंने हाल ही में एक दोस्त, एक युवा लेकिन तेजी से बढ़ती विनिर्माण कंपनी के अध्यक्ष के साथ एक दिलचस्प शाम बिताई। उस समय टीवी पर एक बहुत ही लोकप्रिय पहेली कार्यक्रम आता था। विचाराधीन सज्जन कई सप्ताह से कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। वह हर तरह के मुद्दों, यहाँ तक कि अजीब सवालों के भी जवाब देते रहते हैं। जैसे ही उसने एक अजीब सवाल का जवाब दिया, शायद अर्जेंटीना के किसी पहाड़ के बारे में, मेरे दोस्त ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस आदमी को काम पर रखने के लिए मैं कितना भुगतान करूंगा? कितना? मैंने पूछ लिया। $300 से 1 सेंट भी अधिक नहीं। यह उसका साप्ताहिक या मासिक वेतन नहीं है, यह उसका जीवन भर का वेतन है। इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। केवल इसे याद रख सकता हूँ। एक चलता फिरता विश्वकोश और क्या है? विश्वकोशों के एक अच्छे सेट की कीमत $300 से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं, शायद इससे भी अधिक। इस व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तरों में से 90% ये हैं। शायद 12 की जानकारी कैलेंडर में मिल जाए। मित्र कहता है, मैं अपने काम में ऐसे लोगों को चाहता हूं जो समस्याओं का समाधान कर सकें, जो नई चीजें सोच सकें, जो सपने देख सकें और उन सपनों को हकीकत में बदल सकें, जिनमें नई चीजें सोचने, अर्थ निकालने, लोगों को जानकारी देने की क्षमता हो। कुछ हासिल नहीं हुआ। बुद्धि के एक्सेक्यूसाइटिस को ठीक करने के 3 तरीके। बुद्धि के एक्सेक्यूसाइटिस को ठीक करने के 3 सरल तरीके हैं। 1, ये कभी न सोचें कि आप कम बुद्धिमान हैं जबकि दूसरे अधिक बुद्धिमान हैं। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। अपने गुणों को देखो। इस बारे में सोचें कि आप दूसरों से किसमें और कहाँ बेहतर हैं। याद रखें कि आपकी बुद्धि की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग करना। अपने IQ लेवल के बारे में चिंता करने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। 2, प्रतिदिन स्वयं को बार बार याद दिलाओ कि मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी वृत्ति और वृत्ति है। घर और कार्यस्थल पर आशावादी रहें। इस बारे में सोचें कि आप क्यों कर सकते हैं, न कि आप क्यों नहीं कर सकते। मैं जीत रहा हूँ रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का उपयोग रचनात्मक तरीके से करें। जीतने का रास्ता खोजें, ये साबित करने के लिए कि आप हारने वाले हैं, बुद्धि का उपयोग करना व्यर्थ है। 3, याद रखें कि सोचने की क्षमता जानकारी को याद रखने की क्षमता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नए विचार उत्पन्न करें और विकसित करें, नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। लगाओ अपने आप से पूछें, मैं इतिहास बनाने के बारे में क्या सोच रहा हूँ? लगाना या दूसरों द्वारा बनाए गए इतिहास को एकत्रित करना बुद्धि की बर्बादी है। कर रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, उम्र का बहाना कभी भी सही नहीं होने की भ्रांति है। मैं बूढ़ा हूँ और मैं अभी भी जवान हूँ। असफलता के ये कारण आपने हजारों असफल, आम लोगों के मुंह से सुने होंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सच है, शायद केवल कुछ ही लोग सोचते हैं कि उनकी उम्र काम के लिए उचित है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनगिनत लोग इस उम्र का बहाना बनाकर अपने जीवन का सुनहरा अवसर चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी उम्र गलत है, इसलिए वे कोशिश भी नहीं करते। मैं बूढ़ा हूँ, यह एक जाना माना बहाना है। धीरे धीरे ये बीमारी चारों ओर फैल रही है। मैंने टीवी पर एक कहानी देखी, कंपनी के एकीकरण के कारण एक उच्च पदस्थ कर्मचारी की नौकरी चली गई, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। बूढ़े कई महीनों तक नौकरी की तलाश करने के बाद उन्होंने आत्महत्या करने की कल्पना की और अंततः खुद से कहा, मैं ठीक हूँ। जब आप 40 के हो जाते हैं तो सब कुछ क्यों खत्म हो जाता है? इस विषय पर नाटक, उपन्यास, पत्रिकाएं और लेख इतने लोकप्रिय हैं, इसका कारण यह नहीं है कि यह सच है, बल्कि इसलिए कि कई चिंतित लोगों को यह बहाना आकर्षक लगता है। उम्र बढ़ने पर होने वाले एक्सेक्यूसाइटिस से कैसे निपटें? उम्र से संबंधित एक्सेक्यूसाइटिस को ठीक किया जा सकता है। कुछ साल पहले मैं एक बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा था जब मुझे एक ऐसी दवा मिली जो न केवल बीमारी का इलाज करती है, बल्कि आपको उससे बचाती है, इसलिए आपको ये कभी नहीं मिलती।
उस बिक्री प्रशिक्षण में सेसिल नाम का एक सज्जन उपस्थित थे। 40 वर्षीय सेसिल निर्माता का प्रतिनिधित्व करने में रुचि रखते हैं, लेकिन एक बात उनके दिमाग में बार बार घूमती रहती है, उन्हें लगता है कि वह इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। मैं 40 साल का हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने सेसिल से कई बार उनकी बुढ़ापे की समस्या पर चर्चा की। आप जितना बूढ़ा महसूस करेंगे, आप उतने ही बूढ़े होते जाएंगे कि पुरानी दवा भी असफल रही है, अक्सर उत्तर होता है, लेकिन मैं बूढ़ा महसूस करता हूँ। आखिरकार मुझे एक उत्तम औषधि मिल गई। एक दिन मैंने प्रशिक्षण के बाद सेसिल पर औषधि का प्रयोग किया। मैंने पूछा, सेसिल, मानव प्रजनन शक्तियाँ कब विकसित हुईं? कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने जवाब दिया, करीब 20 साल का। कुआं। मैंने कहा था, अब बताओ ये शक्ति कितने वर्षों तक चलती है? सेसिल ने जवाब दिया, अगर वह स्वस्थ और मजबूत है, अपने काम से प्यार करता है, तो मुझे लगता है कि वह 70 साल की उम्र तक पूरी तरह से सक्षम हो सकता है। ठीक है, मैं कहता हूँ, वह 70 साल के बाद भी बहुत सक्रिय है, लेकिन चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि एक आदमी का उत्पादक जीवन काल 20 से 70 साल तक होता है। ये 50 वर्ष की जीवन प्रत्याशा है। सेसिल, मैंने फिर कहा, आप 40 वर्ष के हैं, तो आज आपकी उत्पादक क्षमता कितने वर्षों से सक्रिय है? 20, उसने उत्तर दिया। कितने साल बचे हैं? 30, उत्तर आता है। इसका मतलब है कि आप आधे रास्ते पर भी नहीं हैं। सेसिल, केवल अपनी उत्पादन क्षमता का 40% ही उपयोग कर रहे हैं। सेसिल को देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस बार वह भी समझ गया था, उसकी उम्र की विशिष्टता ठीक हो गई थी। उस दिन सेसिल को एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी मौका है। उन्होंने अपनी सोच को मैं बूढ़ा हूँ से मैं अभी भी जवान हूँ में बदल दिया। अब तक उन्हें एहसास हो गया था कि उम्र महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, उम्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही उम्र को वरदान या अभिशाप बनाता है। उम्र के बहानों से छुटकारा पाने से अवसरों के वे रास्ते खुल जाएंगे जो पहले आपको बंद लगते होंगे। मेरे एक रिश्तेदार ने कई वर्षों तक बिक्री, व्यवसाय प्रबंधन, बैंक कार्य, विभिन्न नौकरियों में काम किया और यह पता नहीं लगा सका कि वह क्या चाहता है। अंत में सीधा आता है जो वास्तव में मंत्री बनना चाहता है। लेकिन जब ये ख्याल उनके मन में आया तो उन्हें बुरा महसूस हुआ। उस समय उनकी उम्र 45 साल थी, 3 बच्चों के पिता थे लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं थे। सौभाग्य से उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाई और खुद को आश्वस्त किया, चाहे 45 साल का हो या कुछ और, मैं मंत्री बनूंगा। अकेले विश्वास के आधार पर इस सज्जन ने विस्कॉन्सिन में 5 साल के मंत्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला लिया। 5 साल बाद उन्हें वास्तव में एक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने खुद को इलिनॉइस में स्थापित किया। पुराना? बिल्कुल नहीं, अभी भी सक्षम हैं, उनके पास अभी भी 20 साल का सक्रिय जीवन बाकी है। जब मैं हाल ही में उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो भाई, अगर मैंने 45 साल की उम्र में वह अंतिम निर्णय नहीं लिया होता तो मुझे जीवन भर इसका पछतावा होता। अब मेरी जवानी वापस आ गई है और मैं अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं 20 साल पहले जवान था। और वह सचमुच जवान लग रहा था। अगर आप उम्र के बहाने को नज़रअंदाज कर देंगे तो आपको जवानी की सारी आशा, चाहत और एहसास वापस मिल जाएगा। उम्र की बाधा से आगे बढ़ने से न केवल आपकी उम्र बढ़ती है बल्कि सफलता भी सुनिश्चित होती है। मेरे एक पूर्व विश्वविद्यालय सहकर्मी ने व्यास के एक्सिक्यूसाइटिस से छुटकारा पाने का एक नया तरीका खोजा है। 1990 के दशक में बिल ने हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, 25 स्टॉक ब्रोकिंग में अच्छा पैसा कमाया और कॉलेज प्रोफेसर बनने का फैसला किया। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अपने संकल्प पर दृढ़ रहने वाले बिल ने 51 साल की उम्र में वर्जीनिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उन्होंने 55 वर्ष की उम्र में डिग्री प्राप्त की। बिल अब एक प्रतिष्ठित लिबरल आर्ट्स कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं। वह अब बहुत खुश हैं। अब वह हंसते हुए कहते हैं, अभी भी मेरी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बचा हुआ है। बुढ़ापा एक असफल रोग है। इस बीमारी को अपने ऊपर हावी न होने दें, इसे हराएं। उम्र का मतलब क्या है? मैं बहुत छोटा हूँ, उम्र का बहाना भी बहुत हानिकारक है। 1 साल पहले एक 23 वर्षीय व्यक्ति, उसका नाम जेरी था, एक समस्या लेकर मेरे पास आया।
जेरी बहुत होशियार, अच्छा लड़का है। पहले वह पैराट्रूपर थे, फिर कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज में रहते हुए जेरी ने अपनी पत्नी और बेटे के पालन पोषण के लिए एक बड़ी स्थानांतरण और भंडारण कंपनी के बिक्री विभाग में काम किया। कॉलेज और कंपनी दोनों सफल हैं। अब हालांकि जेरी चिंतित दिख रहा था। डॉक्टर स्वाट्स, उसने कहा, मैं खतरे में हूं। मेरी कंपनी मुझे सेल्स मैनेजर बनाना चाहती है। समस्या यह है कि मुझे 8 सेल्समैनों का पर्यवेक्षक बनना है। इच्छा, बधाई हो, ये बहुत अच्छी खबर है, मैंने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दरअसल उन्होंने कहा, जिन्हें निगरानी करने के लिए कहा जा रहा है वे सभी मुझसे 7 से 21 साल बड़े हैं। मुझे बताओ क्या करना चाहिए, या मैं क्या कर सकता हूँ? जेरी, मैंने उत्तर दिया, आपकी कंपनी के महाप्रबंधक ने सोचा होगा कि आप नौकरी के लिए उपयुक्त हैं, अन्यथा उन्होंने आपको नौकरी नहीं दी होगी। 3 चीजें याद रखें और आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले, डॉन, उम्र के बारे में चिंता मत करो। पुराने दिनों में खेत पर क्या करना है? जिस दिन एक लड़का ये साबित कर देता था कि वह एक वयस्क की तरह काम करने में सक्षम है, उसे अब लड़का नहीं माना जाता था। एक बिक्री प्रबंधक के रूप में आप अपनी योग्यता साबित करेंगे, आप बड़े हो गए हैं। दूसरी बात, इस नई भावना के दुरुपयोग के प्रति सचेत रहें। सेल्समैन को वह सम्मान देना न भूलें जिसके वे हकदार हैं। उनकी राय मान्य होगी। उन्हें कभी नहीं सोचना चाहिए कि वे एक तानाशाह के अधीन काम कर रहे हैं, वे आपको अपनी टीम के रूप में सोचेंगे। नेता, यदि आप यहाँ काम करेंगे तो आप उनकी मदद करेंगे, वे आपके खिलाफ नहीं होंगे। तीसरी बात यह है कि इस तथ्य को स्वीकार करना सीखें कि वरिष्ठ आपके अधीन काम करेंगे। किसी भी स्थिति में पर्यवेक्षण करने वाले टीम लीडर अधिक उम्र के हो सकते हैं, इसलिए वरिष्ठों की देखरेख करने का अभ्यास करना सीखें। ये अनुभव तब काम आएंगे जब आपको बड़े अवसर मिलेंगे। भविष्य ले जाएगा। याद रखने योग्य एक और बात जेरी, अगर आप इसकी अनुमति नहीं देंगे तो उम्र आपकी प्रगति में कभी बाधा नहीं बनेगी। जेरी में बहुत सुधार हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस उन्हें बहुत प्रिय है। उनकी योजना अगले कुछ वर्षों में अपनी खुद की कंपनी बनाने की है। यदि आप युवा समुदाय में ऐसा सोचते हैं तो युवावस्था वास्तव में एक दायित्व बन जाती है। आपने सुना होगा कि सुरक्षा और बीमा जैसे कुछ व्यवसायों के लिए पर्याप्त परिपक्वता की आवश्यकता होती है। गंजा या बाल रहित होना किसी निवेशक का दिल जीतने की योग्यता नहीं है, ये सिर्फ बकवास है। वास्तव में मायने ये रखता है कि आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं, लोग आपको पहचानते हैं और समझते हैं, तो आप निश्चित रूप से नौकरी के कर्तव्यों को ठीक से निभा पाएंगे। उम्र का प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। बेशक, अगर आपको लगता है कि गंदे बाल ही जीवन में स्थापित होने की एकमात्र योग्यता है, तो यह अलग बात है। कई युवाओं को लगता है कि उनकी कम उम्र सफलता में एक बड़ी बाधा है। हालांकि ये सच है कि संगठन में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो स्वरोजगार हैं। सुरक्षा को लेकर संदिग्ध और खतरा महसूस हो रहा है। वह उम्र या अन्य कारणों का हवाला देकर आपकी उपस्थिति को रोक सकता है। लेकिन कंपनी के प्रमुख अधिकारी ऐसा नहीं सोचते। वे आपकी पात्रता की जांच करेंगे और उसके अनुसार जिम्मेदारी सौंपेंगे। अपनी कार्यकुशलता और रचनात्मक दृष्टिकोण साबित करें, आपकी कम उम्र आपके लिए फायदेमंद रहेगी। संक्षेप में, उम्र से संबंधित एक्सेक्यूसाइटिस के उपचार के विकल्प हैं। एक, अपनी वर्तमान उम्र के बारे में आशावादी रहें। सोचो, मैं अभी भी जवान हूँ, यह मत सोचो कि मैं बूढ़ा हूँ। नए क्षितिज खोजें, युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ें। 2, अपनी उत्पादक क्षमता के जीवन काल की गणना करें। याद रखें, 30 वर्षीय व्यक्ति की 80% उत्पादक क्षमता अभी भी अप्रयुक्त है, और 50 वर्षीय व्यक्ति के पास अब 40% सर्वोत्तम 40% शक्ति बची है। हमारा जीवन काल कई लोगों की सोच से कहीं अधिक लंबा है। 3, आप जीवन में जो करना चाहते हैं उसे करके आने वाले दिनों का अधिकतम लाभ उठाएं। यदि आप निराश हो जाते हैं, यदि ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो शायद वास्तव में बहुत देर हो चुकी है। इस विचार से छुटकारा पाएं, मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। इसके बजाय अपने आप से कहें, मैंने यहीं से शुरुआत की थी।
मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय जल्द ही मेरे पास आएगा। सफल लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन मेरा मामला अलग है, दुर्भाग्य मेरा निरंतर साथी है। हाल ही में एक ट्रैफिक इंजीनियर राजमार्ग सुरक्षा पर चर्चा कर रहा था। वह कह रहा था कि तथाकथित सड़क दुर्घटनाओं में 40,000 से अधिक लोग मर जाते हैं। उनकी बातचीत का मुख्य विषय वाहन दुर्घटनाएं थीं। जिसे हम दुर्घटनाएं कहते हैं वह वास्तविक है, यह मानवीय या मशीन की विफलता है या दोनों। वाहनों के विशेषज्ञ इस सज्जन ने वही कहा है जो सदियों से बुद्धिमान लोग कहते आए हैं, हर चीज का एक कारण होता है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। आज का मौसम कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे भी खास वजहें हैं। मानव जीवन में जो घटित होता है वह कोई अपवाद नहीं है। फिर भी शायद एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई अपनी बुरी किस्मत को दोष देता हो। ऐसे दिन दुर्लभ नहीं है जब सफल लोगों को भाग्यशाली कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि लोग इस भाग्य बताने वाली विशिष्टता से कैसे प्रभावित होते हैं। हाल ही में 3 युवा कर्मचारियों के साथ दोपहर का भोजन किया। उस दिन चर्चा का विषय था जॉर्ज सी। जॉर्ज नाम के ये सज्जन उनमें से एक थे। उन्हें कल पदोन्नत किया गया था। जॉर्ज की पदोन्नति का कारण क्या है? इन 3 युवाओं ने विभिन्न कारण बताए। भाग्य, पक्षपात, सुख, जॉर्ज की पत्नी जिसने वस्त्रा का दिल जीत लिया, मगर कई कारण हैं। सच तो ये था कि जॉर्ज एक सक्षम कार्यकर्ता था और अपने कर्तव्यों को निभाने में अच्छा था। वह मेहनती हैं, उनका व्यक्तित्व आकर्षक है। इसके अलावा मुझे पता था कि कंपनी के शीर्ष ने इस बात पर बहुत विचार किया था कि चारों में से किसे पदोन्नत किया जाना चाहिए और फिर यह निर्णय लिया गया। मेरे 3 असंतुष्ट मित्रों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि कंपनी के उच्च अधिकारी आंख मूंद कर किसी को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त न करें। एक मशीन पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी से सैली भाग्य के बहानों पर चर्चा हो रही थी। वह समस्या को लेकर बहुत उत्साहित हुए और अपने अनुभव के बारे में बताया। ये सुनने में एक नया नाम है, उन्होंने कहा, लेकिन बिक्री में शामिल सभी कर्मचारी इस कठिन समस्या का सामना करते हैं। कल आपकी कंपनी में मुझे इसका ज्वलंत उदाहरण मिला। दोपहर के चार्ट के दौरान एक सेल्समैन $112,000 के उपकरण का ऑर्डर लेकर आया। एक अन्य सज्जन भी उस समय कार्यालय में थे। ये दूसरा सज्जन विशेष रूप से कुछ भी नहीं बेच रहा था। वह अच्छी खबर सुनकर थोड़ा ईर्ष्यालु लग रहा था जन्मक्रम और उसे बधाई देते हुए कहा, जॉन, भाग्य की देवी वास्तव में आपसे प्रसन्न है। ये बेचारा सेल्समैन सज्जन यह मानने से इनकार करता है कि जॉन, इस बड़े ऑर्डर से किस्मत का कोई लेना देना नहीं है। जॉन कई महीनों से उस ग्राहक के साथ काम कर रहा था। वहां उन्हें करीब आधा दर्जन लोगों से लगातार बातचीत करनी पड़ी। जॉन ने ये सोचने और काम करने में कई रातें बिताईं कि उनके लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव क्या होगा। फिर हमारे इंजीनियरों ने ज़रूरत के मुताबिक मशीन का बेसिक डिज़ाइन तैयार किया। यदि किसी सुनियोजित कार्य और उस कार्य योजना के क्रमिक कार्यान्वयन को भाग्य कहा जाता है, तो शायद भाग्य देवी वास्तव में जॉन से प्रसन्न थी। मान लीजिए, अगर भाग्य ने जनरल मोटर्स का पुनर्गठन किया होता। यदि भाग्य ये तय कर दे कि कौन क्या करेगा, कहाँ काम करेगा, तो देश का सारा कारोबार रसातल में चला जाएगा। मान लीजिए कि भाग्य की मदद से जनरल मोटर्स को पूरी तरह से फिर से खड़ा करना है। इस पुनर्गठन के लिए कंपनी के सभी कर्मचारियों के नाम एक बड़ी बाल्टी में एकत्र किए गए। फिर नामित होने वाला पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होगा, दूसरा व्यक्ति कार्यकारी उपाध्यक्ष होगा और अन्य लोगों का चयन इस प्रकार किया जाएगा। बताओ, ये किबोका जैसा होगा, लेकिन भाग्य इसी तरह काम करता है ना? जो लोग किसी भी पेशे, व्यवसाय प्रबंधन, बिक्री, कानून, इंजीनियरिंग, अभिनय और अन्य सभी में शीर्ष पर पहुंचते हैं, वे इस श्रेष्ठ परिप्रेक्ष्य, कड़ी मेहनत में निहित होते हैं और सामान्य ज्ञान का उपयोग करना जानते हैं। भाग्य की विशिष्टता से बचने के 2 तरीके हैं। एक, कारण और प्रभाव के नियम को स्वीकार करें। जो सौभाग्य प्रतीत होता है उसके पीछे तैयारी, प्रबंधन, सफलता की मनोवृत्ति छिपी होती है, जिसे उस अच्छे मनुष्य का भाग्य कहा जाता है। एक बदकिस्मत आदमी। अच्छी तरह देखो, आपको कुछ विशेष कारण मिलेंगे। सफल लोग खोकर और पाकर सीखते हैं। असफल गुरु उसी प्रकार हारने के बाद भी कुछ नहीं सीखता।
दो दिवा स्वप्न देखना बंद करें। सफलता के सहज आसान तरीकों की तलाश में अपना दिमाग बर्बाद न करें। सिर्फ किस्मत ही किसी को सफल नहीं बनाती। जो चीजें की जा सकती हैं, जिन तकनीकों में महारत हासिल की जा सकती है, उन्हें केवल सही ढंग से सीखा और लागू किया जा सकता है, और सफलता की कुंजी हाथ में है। पदोन्नति। जीत जीवन में सर्वोत्तम चीजों के लिए भाग्य पर मत बैठो। भाग्य द्वारा उन्हें दिए गए गुणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जीवन में सफल होने के लिए उन्हें दोपहर में विकसित करें।